बाहर से खंडहर, अंदर से करोड़पति निकला ससुराल। तेज आंधी चल रही होती है, आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं, बाहर बिजली कड़क रही होती है। तभी अचानक खंडहर घर की एक कमजोर दीवार तेज तेज हिलकर नीचे गिर जाती है। पूरे घर में धूल का गुबार फैल जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। मम्मी, दीवार गिर गई। हे भगवान, अगर हम लोग वहीं बैठे होते तो क्या होता। जल्दी इधर आ जाओ सब लोग, कोई उस तरफ मत जाना। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूटी हुई छत से कई जगहों पर पानी टपकने लगता है। पूरा घर पानी से भरने लगता है। सभी लोग अलग अलग कोनों में बैठ हर किसी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। मम्मी जी, ये सब क्या चल रहा है? कब तक हम इस खंडर घर में रहेंगे? बेटा, अभी कुछ दिन इसी से काम चला लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मम्मी, मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ। देखिए ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, हम लोग कोनों में छिपकर बैठे हैं। मुकुल और राघव बिना समय गवाए घर के अंदर रखी पुरानी बाल्टियों और तसले उठाने लगते हैं। दोनों भाई जहां जहां से पानी टपक रहा होता है वहां बर्तन रख देते हैं। फर्श पर जमा पानी भी बाहर निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर होता है। गांव के लगभग सभी घर ऐसे ही साधारण और गरीब होते हैं। मोहन जी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर जा चुके होते हैं। घर में नेहा और मधुबाला टूटी दीवार पर मिट्टी का लेप लगा रही होती हैं। मम्मी, ऐसे घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ करना चाहिए। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तेरे पास भी कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें ना पढ़ाई की जरूरत पड़े और ना ही किसी साधन की। नेहा कुछ देर तक सोचती रहती है। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे एक नया आइडिया सूझ जाता है। मम्मी, एक काम करते हैं, आप खाना बनाइए, मैं लोगों के घर घर टिफिन पहुंचाऊंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन मेहनत पूरी होगी। अगले दिन सुबह मोहन जी अपनी बचत में से कुछ पैसे नेहा को दे देते हैं। नेहा पास के खेत में ताजी सब्जियां खरीद कर लाती है। घर पर मधुबाला स्वादिष्ट खाना बनाती है और नेहा स्टील के टिफिन में खाना भरकर पूरे गांव में पहुंचाने निकल जाती है। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथ का खाना पसंद आने लगता है। बेटे, आज की दाल तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब से हमारा टिफिन भी रोज लगा देना। जी, कल से समय पर पहुंच जाएगा। गांव के बाहर एक गैराज होता है जहां दिन भर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। गैराज का मालिक महेश मोहन जी का पुराना दोस्त होता है। नेहा रोज वहां भी टिफिन देने आती है। महेश अंकल, ये लीजिए आपका टिफिन। अरे बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? क्या करे अंकल, घर की जिम्मेदारी भी तो है। मैं तेरे पापा से कब से कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर मेरे गैराज में आ जाए। कम से कम इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत समझाया अंकल, लेकिन आपको तो पता है पापा किसी की मदद लेना ही नहीं चाहते। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तेरा बाप बहुत स्वाभिमानी इंसान है। तभी गैराज के अंदर एक नया लड़का गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है। उसके हाथ ग्रीस से भरे होते हैं लेकिन चेहरे पर सादगी और मुस्कान होती है। महेश उसे अपने पास बुलाता है। अरे राघव, इधर आ बेटा। जी अंकल। ये हमारी नेहा है, पूरे गांव में सबसे बढ़िया घर का खाना बनाती है। तू पूछ रहा था ना कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, कल से इसका टिफिन खा लेना। हाँ ठीक है अंकल। बेटा, कल से इसका भी एक टिफिन ले आना। जी अंकल, कल से ले आऊंगी। नेहा जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है उसी समय राघव भी उसकी तरफ देखता है। दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से मिलती हैं। अब नेहा रोज गैराज में महेश और राघव दोनों के लिए टिफिन लेकर आने लगी। जैसे ही नेहा गैराज में आती, राघव की नजर सबसे पहले उसी पर पड़ती। दोनों हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते और बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में बातें करने लगते। धन्यवाद, आज फिर खुशबू से ही भूख लग गई। पहले खाकर बताना, सिर्फ खुशबू से काम नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी होती है। नेहा लगातार पैदल कई जगह टिफिन देकर गैराज पहुंचती है। गर्मी और थकान की वजह से उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं। वो हांफते हुए गैराज के अंदर रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत चक्कर आ रहे हैं। राघव तुरंत ठंडा पानी लाकर नेहा को देता है। पहले पानी पी लो। नेहा धीरे धीरे पानी पीती है। कुछ देर बाद उसकी सांस सामान्य हो जाती है। तुम एक स्कूटी क्यों नहीं खरीद लेती? इतनी दूर दूर टिफिन देने जाती हो, वो भी पैदल। अपने काम के लिए थोड़ी सुविधा तो देख लो। अच्छा, तुम्हें बड़ा ध्यान रहता है मेरा। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि स्कूटी खरीद सकूं। जैसे तुम गरीब हो वैसी मैं भी हूँ। मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे ये बात भी सही है। चलो, हम दोनों में एक बात तो बिल्कुल एक जैसी है।
दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन राघव गैराज में एक ग्राहक की स्कूटी ठीक कर रहा होता है, तभी नेहा जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है। महेश भैया, कोई लड़का है क्या जो मुझे एक अर्जेंट टिफिन देने छोड़ दे? आज बहुत जरूरी ऑर्डर है। अरे राघव, तू जा बेटा, नेहा को छोड़ा। दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाते हैं। राघव नेहा को ग्राहक के घर तक छोड़ता है। नेहा टिफिन देकर वापस आती है और राघव उसे सुरक्षित गैराज तक वापस ले आता है। थैंक यू सो मच। अरे आपके लिए कुछ भी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ खंडर घर में दोपहर को बाहर से घर पूरी तरह टूटा फूटा दिखाई देता है, लेकिन अंदर टूटी फूटी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के शाही पकवान रखे होते हैं। पनीर, दाल मखनी, नान, पुलाव, मिठाइयाँ और कई तरह के व्यंजन। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। मम्मी, राघव भैया का काम कैसे चल रहा है? उसका काम तो ठीक चल रहा है बेटा, लेकिन अब तू कब आएगा काम संभालने? अपने बड़े भाई की भी तो थोड़ी मदद कर देना। ठीक है मम्मी, मैं भी कुछ समय बाद आ जाऊंगा। अभी थोड़ा अलग काम में लगा हुआ हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी जिंदगी होने के बाद भी हम इस खंडर घर में क्यों रह रहे हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसी घर में रोज की तरह सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। घर के बाहर टूटी हुई टोंटी लगी होती है, जहाँ शिल्पा बर्तन धो रही होती है। कमला देवी झाड़ू लगा रही होती है, लेकिन तेज हवा की वजह से बाहर की धूल फिर से घर के अंदर आ जाती है। अरे अभी साफ किया था, फिर पूरा घर गंदा हो गया। इस घर में काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दूसरी तरफ प्रीतम जी धीरे धीरे लाठी के सहारे चल रहे होते हैं। पूरे परिवार की हालत देखकर सब उन्हें गरीब ही समझते। बाहर कुछ गांव की औरतें खड़ी होकर खंडर घर की तरफ देखकर बातें कर रही होती हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इनका घर कितना घटिया है, कोई वहाँ जाना भी नहीं चाहता। अरे नया घर नहीं बनवा सकते तो कम से कम छत की मरम्मत ही करवा ले। गांव का हर इंसान इस परिवार की असली पहचान से अनजान होता है। एक दिन गैराज पर एक बूढ़े बाबा अपना पुराना स्कूटर लेकर आते हैं। बेटा, इसे ठीक कर देगा? हाँ जी बाबा, अभी कर देता हूँ। राघव कुछ ही देर में स्कूटर ठीक कर देता है। बाबा, पैसे दे दीजिए। बाबा अपनी जेब टटोलते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। मालिक, इन्होंने पैसे पहले ही दे दिए हैं। अच्छा ठीक है। बेटा, खुश रहो। तुम जैसे नेक दिल इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। राघव मुस्कुराकर उनके पैर छू लेता है। अगले दिन नेहा मुस्कुराते हुए टिफिन लेकर गैराज पहुंचती है। आज मैं टिफिन नहीं ले रहा है। क्यों? खाना अच्छा नहीं बन रहा है क्या? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बनता है, बस आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कैसी बात कर दी तुमने? नेहा राघव को पास रखी मेज पर बिठा देती है। टिफिन खोलकर अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। चुपचाप खाना खाओ, पैसे जब हो तब दे देना। दोनों की आंखों में एक अलग ही अपनापन दिखाई देने लगता है। समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगती है। कभी राघव गैराज की टेस्ट स्कूटी पर नेहा को गांव की सैर करवा देता। दोनों सड़क किनारे आइसक्रीम खाते, कभी ठेले पर बैठकर चाय और मैगी खाते। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। नेहा बारिश में सड़क पर बच्चों की तरह नाचने लगती है। राघव बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहता है। अरे तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? बारिश में जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। एक दिन दोपहर में गैराज पर कोई ग्राहक नहीं होता, सिर्फ नेहा और राघव ही वहां पर मौजूद होते हैं। नेहा टिफिन रखते समय उसकी नाक पर ग्रीस का छोटा सा काला निशान लग जाता है। अरे रुको, तुम्हारी नाक पर कुछ लग गया है। राघव धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर लगा ग्रीस साफ कर देता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। नेहा हल्का सा शर्मा जाती है और मुस्कुराते हुए नजरें झुका लेती है। यहीं से दोनों के बीच प्यार का एहसास और गहरा होने लगता है। एक सुबह राघव नेहा को अपने घर लेकर जाता है। दोनों पैदल चलते हुए गांव के बाहर बने पुराने खंडर जैसे घर के सामने पहुंचते हैं। टूटी हुई दीवारें और जगह जगह उगी घास देखकर नेहा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। राघव, तुम यहाँ रहते हो? हाँ, यही मेरा घर है। राघव नेहा को घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर कमला देवी, प्रीतम जी, मुकुल, शिल्पा और रिया बैठे होते हैं। सभी की नजर जैसी नेहा पर पड़ती है, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे बेटा, आओ अंदर आओ। भाभी, मेरा मतलब नेहा दीदी बैठी है ना। सब हंसने लगते हैं और फिर नेहा बाहर आ जाती है। मुझे तुम्हारे पैसे या घर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी शादी तुमसे होगी, तुम्हारे घर से नहीं। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। राघव नेहा की बात सुनकर भावुक हो जाता है। कमला देवी और प्रीतम जी भी खुशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
अगले दिन मधुबाला टिफिन बांटकर ऑटो से उतरती है और पैदल अपने अगले ग्राहक के घर की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर दो नकाबपोश बदमाश आते हैं। दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा होता है और हाथ में चाकू होता है। निकाल, जो भी है सब निकाल। वो मधुबाला के गले से चेन छीन लेता है और दूसरा उनका पर्स छीनकर पैसे ढूंढने लगता है। अरे भैया, मैं तो गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे अभी बताते हैं तुझे, चुपचाप खड़ी रह। चारों तरफ लोग तमाशा देखने लगते हैं। उसी समय राघव अपनी स्कूटी से गैराज की तरफ जा रहा होता है। आगे भीड़ देखकर वो तुरंत स्कूटी रोक देता है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? वो भीड़ को हटाकर अंदर जाता है। वहां मधुबाला को देखकर चौंक जाता है। अरे आंटी आप! राघव तुरंत दोनों बदमाशों के सामने खड़ा हो जाता है। हटो यहाँ से, आंटी को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे हो हीरो, तू कौन होता है बीच में आने वाला? दोनों बदमाश राघव को धक्का देने लगते हैं। राघव भी उनका डटकर मुकाबला करता है। सड़क पर दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। आसपास खड़े लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। आखिरकार राघव दोनों बदमाशों को पीटकर वहां से भगा देता है। बदमाशों के भागते ही मधुबाला राहत की सांस लेती है। बेटा धन्यवाद, आज तो वो लोग मेरी जान ही निकाल देते। पता नहीं उन्हें कैसे लगा कि मैं अमीर हूँ। मेरे पास तो खुद किराए के पैसे भी बहुत मुश्किल से रहते हैं। अरे आंटी, आजकल के चोर उचक्के ऐसे ही होते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं। आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दिया करूंगा। अरे बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो खुद गैराज में कितना बिजी रहता है। मधुबाला मुस्कुराती है। अब मधुबाला ध्यान देने लगती है कि नेहा अक्सर टिफिन देने के बहाने गैराज जाने के लिए उत्साहित रहती है। मधुबाला सब समझ चुकी होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह मोहन जी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर चाय पी रहे होते हैं। मधुबाला उनके पास बैठी होती है। लगता है हमारी बेटी को राघव को ज्यादा ही पसंद है। राघव? कौन राघव? वही गैराज वाला लड़का। तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी किसी अमीर परिवार में हो, किसी गरीब लड़के से नहीं। वो लड़का बहुत अच्छा है, नेहा का बहुत ध्यान रखता है। एक बार तो उसने मेरी जान बचाई थी, अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों से भिड़ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी रात नेहा घर लौटती है। खाना खाने के बाद मोहन जी उसे अपने पास बुलाते हैं। एक बात पूछूं? जी पापा। तुझे वो राघव पसंद है? हाँ पापा, मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने तेरे लिए जिंदगी भर मेहनत की। हमेशा चाहता था कि तू किसी अच्छे और अमीर परिवार में जाए। पापा, प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? मुझे आपकी और मम्मी की कहानी भी पता है। मोहन जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बेटी के सिर पर हाथ रख देते हैं। ठीक है बेटा, तू मेरी इकलौती बेटी है। मैं तेरी खुशी के खिलाफ नहीं जा सकता। थैंक यू पापा। अगले ही दिन राघव के परिवार वाले सादे कपड़ों में नेहा के घर रिश्ता लेकर आते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। बातचीत के बाद दोनों परिवार खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर देते हैं। आज से नेहा हमारी बेटी हो गई है और राघव हमारा बेटा। सभी खुशी से मिठाई खिलाते हैं। कुछ समय बाद गांव के पुराने शिव मंदिर में सादगी से दोनों की शादी होती है। भगवान के सामने राघव और नेहा 7 फेरे लेते हैं। दोनों परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद नेहा की विदाई हो जाती है। राघव उसे अपने पुराने उसी खंडर जैसे घर में लेकर आता है। घर के बाहर कमला देवी आरती की थाली लिए खड़ी होती है। पूरा परिवार नई बहू के स्वागत के लिए खुश नजर आता है। आओ बेटा, शुभ कदमों से अपने घर में गृह प्रवेश करो। नेहा कलश को हल्के से पैर से गिराती है और लाल रंग में रंगे अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। कहीं मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? लेकिन नेहा, ये फैसला तेरा अपना था। अगर तू चाहती तो इस रिश्ते से मना भी कर सकती थी। नेहा गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा धीरे धीरे इस खंडहर जैसे घर की जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश करती है। एक दिन तेज आंधी चल रही थी। नेहा झाड़ू लगा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो कूड़ा बाहर निकालती है, तेज हवा उसी कूड़े को वापस घर के अंदर उड़ा लाती है। अरे अभी तो साफ किया था। दूसरी तरफ रसोई में लकड़ी का चूल्हा जल रहा होता है। तेज हवा के झोंकों की वजह से चूल्हा बार बार बुझ जाता है। हे भगवान, खाना कैसे बनेगा? क्या नेहा इस खंडहर घर में ज्यादा दिन टिक पाएगी या वो राघव को छोड़कर चली जाएगी उसकी गरीबी के कारण? बरसात शुरू हो जाती है। टूटी हुई छत से पानी सीधे घर के अंदर गिरने लगता है। परिवार के सभी लोग छाते लेकर घर के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं ताकि भीगने से बच सकें। भाभी, इधर बैठ जाओ, यहाँ थोड़ा कम पानी आ रहा है। हाँ।
शादी से पहले नेहा रोज बाहर जाती थी, लोगों से मिलती थी, टिफिन बांटती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उसका मन घुटने लगा था। अगले दिन नेहा घर के बाहर टूटी हुई टोटी के पास कपड़े धो रही होती है। उसी समय कुछ गांव की औरतें वहां खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। नई बहू को भी इस खंडर घर में ले आए, कम से कम थोड़ी मरम्मत तो करवा लेते। अरे इनके घर वालों का अकल ही नहीं है, बहू की भी कोई इज्जत होती है। नेहा सब सुनती है लेकिन बिना कुछ बोले अपने काम में लगी रहती है। अगले दिन दोपहर में नेहा के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। कैसी है बेटा? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि तू इस घर में रह तो रही है और वहाँ की क्या व्यवस्था है, लेकिन बेटा वही तेरा ससुराल है, तुझे उसे अपनाना होगा। हाँ मम्मी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। बेटा कभी अपने स्वार्थ को अपने प्यार और संस्कार से बड़ा मत होने देना। जी मम्मी जी। फोन कट जाता है। फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये लोग बेचारे कितने गरीब हैं, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरे मायके की जिंदगी इससे कई आसान थी, यहाँ तो हर दिन एक नई मुश्किल है। नेहा जोर जोर से रो रही होती है। तभी कमला देवी उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेटा तो परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां शिल्पा और रिया भी आ जाती हैं। मम्मी, जब नेहा को लग रहा है कि उसकी जिंदगी यहाँ आकर खराब हो गई है, तो क्या अब इसे अपना असली रूप दिखा दे? हाँ मम्मी, अब भाभी से और क्या छिपाना, वैसे भी बेचारी बहुत परेशान हो चुकी है, अब मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं जाती। अरे ठीक है, आज इसे सब सच बता देते हैं। पूरा परिवार नेहा को घर के एक पुराने कमरे में लेकर जाता है। वहां एक बहुत पुराना लकड़ी का बड़ा दरवाजा होता है जो हमेशा बंद रहता था। इस कमरे में तो मैं कभी नहीं आई। प्रीतम जी दीवार में छिपा एक गुप्त बटन दबाते हैं। धीरे धीरे पुराना दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। घर घर की आवाज होती है। दरवाजा खुलते ही नेहा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अंदर संगमरमर का चमचमाता फर्श, बड़ी बड़ी झूमर लाइटें, महंगे सोफे, आलीशान सीढ़ियां और किसी महल जैसा शानदार घर दिखाई देता है। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। पहले मैं इस घर में तेरा असली गृह प्रवेश करूंगी। नौकर और नौकरानियां दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े होते हैं। नमस्ते छोटी मालकिन। कमला देवी आरती उतारती हैं और नेहा का दोबारा गृह प्रवेश कराती हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? बेटा यही हमारा असली घर है। बाहर जो खंडर वाला घर है ना, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हमारी झूठी पहचान है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? नेहा, मैं कोई गरीब गराज का लड़का नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़े और अमीर परिवार का बेटा हूँ। मतलब वो सब झूठ था? तुमने मुझसे झूठ बोलकर इस रिश्ते की शुरुआत की? बेटा हमारी असली पहचान यही है, हम लोग बहुत अमीर हैं। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था कि आप सच्चे इंसान हैं। अगर शुरुआत ही झूठ से हुई हो तो मैं इस रिश्ते पर भरोसा कैसे करूं? मुझे लग रहा है कि जैसे आपने मुझे धोखे में रखकर शादी की। राघव सिर झुकाकर खड़ा रहता है। पूरे परिवार के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। अरे बेटा, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद फैसला तेरा होगा। तब तुझे खुद समझ आ जाएगा कि हमने ये सब क्यों किया और हम तेरे लिए कैसे लोग हैं। प्रीतम जी गहरी सांस लेते हैं और कई साल पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बेटा, आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उस समय प्रीतम जी बहुत मेहनती और तेज दिमाग वाले युवक थे। उनके 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। तीनों एक साधारण गरीब परिवार से थे। माता पिता भी उनके साथ गांव में रहते थे। समय के साथ प्रीतम जी अभी मेहनत और समझदारी से एक छोटा व्यापार शुरू करते हैं। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठकों में शामिल होने लगते हैं और शहर के सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं। प्रीतम जी, आपके बिजनेस आइडियाज कमाल के हैं। अरे धन्यवाद। मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ ही वर्षों में प्रीतम जी अपने पूरे परिवार को गांव से शहर में लेकर आ जाते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ उनके दोनों भाई अभी भी गांव में ही रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही रहती है। एक दिन दोनों भाई शहर में प्रीतम जी के घर पहुंचते हैं। दादा दादी भी वहीं बैठे होते हैं। पापा, आपकी प्रॉपर्टी में हमें भी हिस्सा दिलवाओ। अरे तुम्हारा कोई हक नहीं है इस संपत्ति पर, यह सब इसने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन यह हमारा भाई है, हमसे बांट तो सकता है। अरे नहीं, अगर तुम्हें भी इतना ही चाहिए तो इसकी तरह मेहनत करो। दोनों भाई गुस्से में वहां से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है। प्रीतम जी का व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। उनके घर में हर रोज शाही खाना बनता है। दूसरी तरफ दोनों भाइयों के घर में कई बार सिर्फ सूखी रोटियां ही बन पाती हैं। धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या और लालच बढ़ने लगता है। जब तक ये जिंदा है हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है।
एक रात दोनों भाई कुछ खतरनाक गुंडों को लेकर प्रीतम जी के घर पहुंच जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है। पहले सबको बेहोश करो। गुंडे पूरे परिवार को बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं। विरोध करने पर दादा दादी पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। अलमारियां तोड़ी जाती हैं। सोना, गहने, नकदी और जरूरी कागजात सब लूट लिए जाते हैं। प्रीतम जी गुंडों का सामना करने की कोशिश करते हैं। तुम लोग मेरे अपने होकर ऐसा कर रहे हो। गुंडे उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं। इतनी बेरहमी से मारते हैं कि वो महीनों तक ठीक से चलने फिरने लायक नहीं रहते। अब देख गरीबी कैसी होती है। दोनों भाई सारा सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह घर पूरी तरह बर्बाद होता है। हर सामान टूटा हुआ था। दादा दादी की मौत से पूरा परिवार टूट जाता है। प्रीतम जी घायल हालत में पड़े होते हैं। अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। पहले सबूत लाओ, फिर कार्रवाई होगी। साहब, हमारा सब कुछ लुट गया है। तो हम क्या करें? महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अपने पिता की टूटी हुई हालत देखकर मुकुल और राघव एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब हम बिजनेस संभालेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, ताकत भी कमाएंगे। यही सही रास्ता है बेटा। समय के साथ दोनों भाई दिन रात मेहनत करते हैं। प्रीतम जी अपने अनुभव से उन्हें बिजनेस की हर बारीकी सिखाते हैं। धीरे धीरे उनका कारोबार फिर से खड़ा होने लगता है। कुछ ही वर्षों में वो पहले से भी बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना लेते हैं। जिस पुराने घर में उनके परिवार पर हमला हुआ था, उसी खंडर घर को वो वैसा ही छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विशाल आलीशान महल और आधुनिक बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। बेटा, हम इस खंडहर घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों पापा? क्योंकि ये हमें हर दिन याद दिलाएगा कि रिश्तेदार भी धोखा दे सकते हैं और अपने भी कभी कभी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। हम इसी खंडर घर में रहेंगे, लेकिन दुनिया से अपनी असली पहचान छिपाकर पहले ताकत, सुरक्षा और भरोसेमंद लोग बनाएंगे, तभी हमारी दौलत सुरक्षित रहेगी। ठीक है पापा, जब तक सही समय नहीं आएगा किसी को हमारी असली पहचान नहीं पता चलेगी। हम इस वादे को हमेशा निभाएंगे। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका होता है कि इस परिवार ने झूठ, लालच या धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा और दर्दनाक अतीत की वजह से अपनी पहचान छिपाई थी। अब नाराजगी नहीं, बल्कि परिवार के दर्द को समझने का एहसास होता है। राघव धीरे से उसके पास आता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है नेहा। अब हमारे पास अपनी लीगल टीम है, अपने वकील हैं, कई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और हर वो ताकत है जो उस समय हमारे पास नहीं थी। आज हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम पहले जैसे मजबूर नहीं हैं। मैंने राघव से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही लिया था। इस दुनिया में कई बार पैसा और ताकत साथ साथ चलते हैं। अरे बेटा, तू तो बहुत समझदार निकली। हमें लगा था तू हमारे बेटे के झूठ से नाराज हो जाएगी। नहीं पापा जी, हर इंसान की अपनी कोई ना कोई मजबूरी होती है। किसी को समझने से पहले उसकी परिस्थिति को समझना भी जरूरी होता है। बेटा, मेरे दोनों बेटे दिल के बहुत साफ है। भले ही शुरुआत झूठ से हुई हो, लेकिन ये कभी किसी लड़की का दिल नहीं दुखा सकते। मम्मी जी, ये बात मुझे भी अच्छे से समझ आ गई है। राघव खुशी से नेहा का हाथ पकड़ लेता है। अगले ही दिन से पूरा परिवार अपने आलीशान घर में रहने लगता है। नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। घर में कई नौकर चाकर होते हैं, बड़े बड़े कमरे, होम थिएटर, इंडोर गार्डन, स्विमिंग पूल और हर तरह की आधुनिक सुविधाएं देखकर नेहा बार बार हैरान हो जाती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है। पूरा परिवार अब खुलकर अपने असली घर में रहने लगा होता है। फाइनली अब हम अपने घर में आराम से रह सकते हैं, वरना पहले तो चोरों की तरह छिप छिप कर रहना पड़ता था। बिल्कुल भाभी, अब ये सब छोड़ो, शॉपिंग का प्लान बनाओ। चलो आज खूब शॉपिंग करेंगे। मैं भी तैयार हूँ। नेहा, शिल्पा और रिया एक बड़े मॉल में पहुंचती है। तीनों कई दुकानों से कपड़े, जूते, बैग और गहने खरीदती हैं। शॉपिंग के बाद वो एक खूबसूरत कैफे में बैठकर कॉफी और स्नैक्स का आनंद लेती हैं। बस अब रोज हमारे साथ ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तीनों जोर से हंस पड़ती हैं। कुछ दिन बाद पूरा परिवार आलीशान ड्राइंग रूम में बैठा होता है। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बेटा, तुम्हारी शादी को इतने महीने हो गए हैं, तुम लोग अभी तक हनीमून पर नहीं गए हो? अरे मम्मी, बिजनेस के बहुत काम थे, बाद में चले जाएंगे। बाद में नहीं, हमने कल की टिकट पहले ही बुक कर दी है। क्या? तुम चारों यानी मुकुल, शिल्पा, तुम और नेहा कल अमेरिका घूमने जा रहे हो। और मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आना। सब हंसने लगते हैं। अगले दिन चारों अमेरिका पहुंचते हैं। वो ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत सड़कें, बड़े बड़े पार्क, म्यूजियम और मशहूर पर्यटन स्थल घूमते हैं।
कभी शॉपिंग करते हैं, कभी नई नई डिश ट्राई करते हैं और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं विदेश घूम रही हूँ। अरे अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। एक शाम चारों नदी के किनारे बैठे सूरज डूबता हुआ देख रहे होते हैं। सच में खंडर जैसे घर से लेकर इस आलीशान जिंदगी तक का सफर बहुत खूबसूरत रहा। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े परिवार की बहू बनूंगी और अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। और ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद सभी लोग भारत लौट आते हैं। अब शिल्पा रोज कंपनी के ऑफिस जाने लगी होती है। एक सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा होता है। बेटा, हमें भी लगता है कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। शिल्पा भी जाती है। फैसला तुम्हारा होगा, जो तुम्हें सही लगे वही करना। हम चाहते हैं कि हमारे घर की बहुएं आगे बढ़ें, अपनी पहचान बनाएं। पापा जी, मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी। आज जब इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं इसे जरूर अपनाऊंगी। यही तो हम सुनना चाहते थे। अगले दिन नेहा प्रोफेशनल कपड़े पहनकर पहली बार परिवार के बिजनेस ऑफिस पहुंचती है। सभी कर्मचारी उसका सम्मान से स्वागत करते हैं। शिल्पा उसे ऑफिस का हर विभाग दिखाती है। नेहा पूरे आत्मविश्वास के साथ नई जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर देती है। कुछ महीने बीत चुके होते हैं। एक शाम राघव नेहा को एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्टोरेंट में डेट पर लेकर जाता है। दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। याद है जब तुम पहली बार गैराज में टिफिन लेकर आई थी? झूठे, खाना कम और मुझे ज्यादा देख रहे हो। अरे सच बताऊं, उसी दिन मुझे लगा था कि यही लड़की मेरी जिंदगी बदल देगी। और तुमने तो सच में मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब पूरा परिवार अपने आलीशान बंगले में रहने लगा था। गेट पर कई सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाता है तो उसके साथ बॉडीगार्ड भी जाते हैं ताकि कोई किसी को खतरा ना हो। सभी लोग अपने अपने बिजनेस और काम में व्यस्त रहने लगे थे। एक दिन राघव अपने ऑफिस में मीटिंग खत्म करके कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर मधुबाला का फोन आता है। जी मम्मी। बेटा, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अभी हमने नेहा को भी नहीं बताया, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। जी मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अस्पताल में मोहन जी बेड पर लेटे होते हैं। मधुबाला उनके पास बैठी रो रही होती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर गंभीर आवाज में बात करते हैं। इनकी एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मधुबाला घबराकर अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को फोन करती है, लेकिन कोई भी किडनी देने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी दे देती हूँ। माफ कीजिए, आपकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप डोनर नहीं बन सकती। मधुबाला वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद राघव अस्पताल पहुंच जाता है। मम्मी आप घबराइए मत, सब ठीक होगा। राघव डॉक्टर से अकेले में बात करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी समय नेहा अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी कैसी हो? इतने दिनों से फोन भी नहीं किया है, कहाँ हो? तभी पीछे से डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है। जल्दी मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। मम्मी आप अस्पताल में हो? क्या हुआ? कौन बीमार है? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, अब सब ठीक है। कौन से अस्पताल में हो, मुझे अभी बताओ। नेहा तुरंत ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। वहां राघव भी मौजूद होता है। राघव, तुम यहाँ अकेले आ गए, मुझे बताया भी नहीं। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन सफल हो जाता है। मोहन जी को होश आ जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। ऑपरेशन सफल रहा, अब मरीज खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ घंटे पहले राघव डॉक्टर के केबिन में बैठा होता है। परिवार में कोई डोनर नहीं मिल रहा है। मेरी जांच कर लीजिए। जांच के बाद रिपोर्ट मैच हो जाती है। आपकी किडनी मैच कर रही है, लेकिन सोच लीजिए ये बहुत बड़ा फैसला है। ये माता पिता है और अपने माता पिता के लिए हर बेटा अपनी जान भी दे सकता है। अरे बेटा, तूने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला राघव से शादी करके लिया है। पापा, आप आज राघव की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ राघव की वजह से। उसने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई है, वरना शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा। फिर वो राघव की तरफ देखती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हो सकती हूँ कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे पापा से भी ज्यादा मेरा ख्याल रख सकता है, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से कितना प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ अपने घर की सच्चाई छिपाई थी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा सच्चा था। मुझे पता है।
कुछ दिनों बाद मोहन जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। पूरा परिवार उनका स्वागत करता है। अब नेहा अपने ससुराल में पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाता है। नेहा मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है कि उसे ऐसा परिवार और ऐसा जीवन साथी मिला जिसने रिश्तों को खून से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से निभाया। क्या राघव ने नेहा से झूठ छुपाकर सही कराया? उसे अपने रिश्ते की शुरुआत में ही उसे बता देना चाहिए था कि वो बहुत अमीर लड़का है, क्योंकि प्यार किसी झूठी बुनियाद पर नहीं रखा जाता। प्यार तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा सच्ची होती है।